फर्स्ट लाइव रिवीजन क्लास मार्च 24 एफएम के सेशन की। लेट्स सी। लाइव रिवीजन क्लासेस। बात हो रही है एफएम। ठीक है जी। अच्छा बेटा, जो पहला टॉपिक है जिससे हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। हम उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, जो सीक्वेंस बेसिकली हमारे रेगुलर सिलेबस में मौजूद है। और ये जो लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी, इसमें इंशाल्लाह सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे टॉपिक्स के बहुत तमीज से इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। पहली क्लास है तो अगेन थोड़ी सी छोटी होगी, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको पता है टाइम पीरियड रिवीजन क्लास का इंक्रीज हो जाता है। लेकिन वो मैक्सिमम इंक्रीज होके भी 1 आवर पे जाता है, इससे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जाता। चाहिए इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। पहला कॉन्सेप्ट, हम जब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है। अगला कॉन्सेप्ट, जब हम अप्रेजल की बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपके सामने एक सिंगल प्रोजेक्ट है तो अप्रेजल का मतलब होगा सिंगल प्रोजेक्ट के केस में एक्सेप्ट या रिजेक्ट। और अगर हमारे सामने मोर देन वन प्रोजेक्ट्स हैं और किसी एक को ऑप्ट करना है, तो फिर अप्रेजल में हमें ये देखना होगा कि यार ये जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हमारे सामने हैं उनमें से किस एक को हम ऑप्ट कर लें। या हमारे पास बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे सामने बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो किस सीक्वेंस में हम प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करें। ये सारी चीजें हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में सीखते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की जो टेक्निक्स हैं, चार इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के मेथड्स हर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट को आने चाहिए। पहला मेथड, दैट इज एनपीवी। सेकंड इज आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड, पे बैक पीरियड की बात करते हैं, और पे बैक में ऑफ कोर्स आपको दोनों पे बैक पता होने चाहिए। सिंपल पे बैक पीरियड भी पता होना चाहिए और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी पता होना चाहिए। फोर्थ है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसे समटाइम हमारा एग्जामिनर रोज भी कह देता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में एनपीवी से स्टार्ट लेते हैं अपना रिवीजन। जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं तो प्लीज देखिएगा, किसी भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक की बात करें और उसमें स्पेशली हम एनपीवी की बात करें, तो हमें थोड़ा सा इसके बेसिक रूल्स का पता होना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए। एनपीवी कैलकुलेट करने के भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जब हम एनपीवी कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो ओनली हम रेलेवेंट कैश फ्लोज को कंसीडर करते हैं। सो ओनली रेलेवेंट कैश फ्लोज आर कंसीडर्ड। सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट कैश फ्लोज को हम कंसीडर करते हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि यार रेलेवेंट कैश फ्लोज की अगर हम बात करें, तो इसको आप रेलेवेंट कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो इसका पहला पॉइंट, जो फ्यूचर की कॉस्ट है हम उसको रेलेवेंट लेते हैं। फ्यूचर कॉस्ट इज रेलेवेंट, क्योंकि जो पैसा पास में लग चुका है वो एक संक कॉस्ट है, वो इररेलेवेंट है। आज आप कुछ भी करें, जो पैसा पास में लग चुका है वो रिकवर नहीं होता। तो बेसिकली हम फ्यूचर कॉस्ट को रेलेवेंट लेते हैं। फ्यूचर कॉस्ट इज रेलेवेंट स्लैश बेसिकली कॉस्ट स्टिल टू बी इनकर्ड, जो अभी तक लगी नहीं है उसको हम क्या लेते हैं, रेलेवेंट लेते हैं। जैसे हम किसी प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रेलेवेंट कॉस्ट है, उसकी वजह ये कि पैसा भी लगा नहीं। जो भी फ्यूचर की कॉस्ट होगी दैट इज एक्चुअली रेलेवेंट।
फिर अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो जो फ्यूचर के बेनिफिट्स हैं एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट वो रेलेवेंट है, यानी कि बेनिफिट्स टू बी अर्नड इन द फ्यूचर। सो फ्यूचर में जो बेनिफिट्स आप अर्न करोगे वो बेसिकली आपके लिए क्या है, रेलेवेंट है। लाइक मैं किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊंगा, जो सेल्स होंगी वो जाहिर सी बात है फ्यूचर्स में होंगी। उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की वजह से जो सेल्स हो रही हैं, जो इनफ्लोस आ रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, रेलेवेंट है। अच्छा, अब इनफ्लो या आउटफ्लो कॉज बाय द प्रोजेक्ट होना चाहिए, कॉज बाय द प्रोजेक्ट। चाहे वो इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, लेकिन हो किसकी वजह से, प्रोजेक्ट की वजह से, इसलिए हम कहते हैं कॉज बाय द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं किसकी, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज की। फॉर एग्जाम्पल हम किसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी प्रोजेक्ट की वजह से कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स वो हमारे लिए रेलेवेंट है। कॉज बाय द प्रोजेक्ट, चाहे वो इनफ्लो हो आउटफ्लो हो, लेकिन बस हो किसकी वजह से, प्रोजेक्ट की वजह से। फोर्थ, बाय डेफिनेशन उसे कैश फ्लो होना चाहिए। बाय डेफिनेशन मस्ट बी ए कैश फ्लो, एक्सेप्ट, जो इसकी हमें बस एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हम कहते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन। बाय डेफिनेशन मस्ट बी ए कैश फ्लो एक्सेप्ट टैक्स डेप्रिसिएशन। आप प्लीज सुनिएगा। देखिए, टैक्स एप्रिसिएशन इटसेल्फ कोई कैश आउटफ्लो नहीं है, टैक्स एप्रिसिएशन इटसेल्फ कोई कैश आउटफ्लो नहीं है, लेकिन टैक्स डेप्रिसिएशन की वजह से, अनदर नेम फॉर द टैक्स एप्रिसिएशन इज कैपिटल अलाउंस। टैक्स एप्रिसिएशन की वजह से आपका टैक्स सेव होता है, इसलिए हम उसको एनपीवी की कैलकुलेशन में, आईआरआर की कैलकुलेशन में इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। तो मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। बाय डेफिनेशन मस्ट बी ए कैश फ्लो एक्सेप्ट टैक्स एप्रिसिएशन, टैक्स एप्रिसिएशन अनदर नेम इज कैपिटल अलाउंसेस। हम बेसिकली टैक्स सेविंग फ्रॉम कैपिटल अलाउंसेस को कैलकुलेट करते हैं। हालांकि हमें पता है कैपिटल अलाउंसेस इटसेल्फ कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता, लेकिन कैपिटल अलाउंस की वजह से आपका टैक्स सेव होता है, इसलिए हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, जब हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं तो हम बेसिकली डिविडेंड पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट को एज रेलेवेंट कैश फ्लो नहीं लेते। उसकी वजह है कि उसका इफेक्ट ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में होता है। और ये जो इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड डिविडेंड पेमेंट है, ये बेसिकली पेमेंट टू द प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस है। जिनसे हमने पैसा ले रखा है, बेसिकली ये उनको हम पेमेंट कर रहे हैं, उसको शो करता है। तो इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आ चुका होता है, इसलिए हम एनपीवी के कैश फ्लोस में इसको नहीं लेते, वरना एक चीज दो दफा आ जाएगी। सो इंटरेस्ट पेमेंट एंड डिविडेंड पेमेंट्स are not considered as relevant cash flows while calculating NPV because their effect is already incorporated in cost of capital। अब वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैसे इनकॉर्पोरेटेड है, जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है। तो कभी भी एनपीवी का कोई ऐसा सवाल हमारे सामने आ जाए जिसमें कोई इंटरेस्ट पेमेंट निकालनी पड़ जाए, डिविडेंड पेमेंट, बेसिकली हम उसको रेलेवेंट कैश फ्लो के तौर पे एनपीवी कैलकुलेट करते हुए नहीं लेंगे, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आ चुका होता है। अगर आप उसको रेलेवेंट कैश फ्लोस में भी लेंगे तो एक चीज दो दफा डबल काउंट हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, पास्ट कॉस्ट को नहीं लिया जाता, पास्ट कॉस्ट संक कॉस्ट इररेलेवेंट है।
जो पैसा पास में लग चुका है, आज आप कोई भी डिसीजन लें उसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली पास्ट कॉस्ट, हम बेसिकली बात कर रहे हैं संक कॉस्ट इज, पास कॉस्ट संक कॉस्ट इज इररेलेवेंट। बेसिकली जो पैसा पास में लग चुका है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपने कोई R&D, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपने जो रिसर्च पे पैसा लगाया है, आज आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें ना करें उस कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी वो लग चुकी है। तो पास्ट में जो पैसा लग चुका है, पास्ट में जो संक कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है, ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपने रिसर्च कर ली, लेकिन वो जो रिसर्च आप कैरी आउट कर चुके हैं उसकी जो पेमेंट है अभी बाकी है, इवन तो उसकी पेमेंट आप प्रोजेक्ट स्टार्ट स्टार्ट होने के 1 साल बाद दे रहे हैं, 2 साल बाद दे रहे हैं, स्टिल वो इररेलेवेंट है। उसकी वजह ये कि यार एक्चुअली कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है। आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें ना करें, आपका लोगों के साथ एग्रीमेंट है भाई, जिनसे आपने काम करवाया उनको आपको पेमेंट तो करनी है। तो सिंपली जो पास्ट के अंदर कॉस्ट लग चुकी है, जो पास्ट में कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है, दैट इज एक्चुअली इररेलेवेंट। तो आपकी जो पास्ट कॉस्ट है, संक कॉस्ट है, उसको हम क्या लेते हैं, इररेलेवेंट लेते हैं। एग्जाम्पल, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट जो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले आप लगा चुके हैं, वो इररेलेवेंट। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए जिसमें एग्जामिनर ये कहे कि यार इस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको लेट से अपने एम्प्लॉयज को कोई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको कोई R&D के ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा, तो फिर उसको रेलेवेंट ले लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है इन्वेस्टमेंट करने के बाद एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको R&D करना पड़ेगा, वो तो फिर रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगा, देन इट बिकम्स रेलेवेंट। बस कॉन्सेप्ट ये है कि जो पास्ट के अंदर पैसा लग चुका है वो इररेलेवेंट। फिर आपकी जो कमिटेड फिक्स कॉस्ट होती है, कमिटेड फिक्स कॉस्ट इररेलेवेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई बिजनेस प्रेमिसेस है जो कि ऑलरेडी रेंट पर है, ऑलरेडी इट इज ऑन रेंट, इसका मतलब ये है कि अगर उस प्रेमिसेस के अंदर मान लो कि नया प्रोजेक्ट एकोमोडेट हो सकता है, अब आप नया प्रोजेक्ट एकोमोडेट करें ना करें, वो रेंट पेमेंट तो आपको करनी ही करनी। तो इट मीन्स कमिटेड फिक्स कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, ये रेलेवेंट लेता है। कमिटेड फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें पास में आप कमिटमेंट कर चुके हैं और प्रेजेंट और फ्यूचर में आपका पैसा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस प्रेमिसेस विच इज ऑलरेडी ऑन रेंट। आपका वो बिजनेस प्रेमिसेस जो ऑलरेडी रेंट पर है, तो सर पास में आप रेंटल एग्रीमेंट कर चुके हैं अगले 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए, वो रेंटल प्रेजेंट में भी आप पे करोगे, फ्यूचर में भी पे करोगे, वो इररेलेवेंट है। अब मान लो कि नया प्रोजेक्ट सेम प्रेमिसेस में एकोमोडेट हो सकता है, अब नया प्रोजेक्ट एकोमोडेट करें ना करें, दैट इज इररेलेवेंट, जो आप रेंटल पे कर रहे हो। तो कमिटेड फिक्स कॉस्ट बेसिकली इररेलेवेंट है। इसी तरह से हमारी जो एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स होते हैं वो इररेलेवेंट है। एग्जिस्टिंग ओवरहेड इसलिए इररेलेवेंट होते हैं क्योंकि वो इंक्रीमेंटल नहीं होते। एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड इररेलेवेंट है। उसकी रीजन ये, बिकॉज दे आर नॉट इंक्रीमेंटल। बिकॉज दे आर नॉट, ये इंक्रीमेंटल नहीं होते। अब एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड के लिए एग्जामिनर कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल कर सकता है, लाइक एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड के लिए एग्जामिनर एलोकेटेड ओवरहेड का वर्ड यूज कर सकता है, एग्जामिनर अपोर्शन ओवरहेड का वर्ड यूज कर सकता है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का वर्ड यूज हो सकता है।
अप्लाइड ओवरहेड का वर्ड यूज हो सकता है। इनफैक्ट एग्जामिनर एबीसी एलोकेशन का वर्ड भी यूज कर सकता है। एक्चुअली पांचों टर्मिनोलॉजीज में से कोई एक टर्मिनोलॉजी, या पांचों की पांचों बेसिकली टर्म्स एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स के लिए यूज की जाती है। इन सब का एक ही मतलब है, एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स और एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड इररेलेवेंट होते हैं बिकॉज दे आर नॉट इंक्रीमेंटल। तो एग्जामिनर एलोकेटेड ओवरहेड, पोर्शन, अब्सॉर्ब, अप्लाइड ओवरहेड या एबीसी एलोकेशन का वर्ड यूज करे तो ये सारे इररेलेवेंट है, चाहे वो एबीसी एलोकेशन की बात करे। एक्चुअली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो या आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, दोनों के अंदर ओवरहेड्स का टोटल सेम रहता है। डिफरेंस सिर्फ ये होता है, एबीसी की जब हम बात करते हैं तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो ओवरहेड्स हम एलोकेट करते हैं वो क्या, एबीसी ये क्लेम करता है कि वो ओवरहेड्स की एलोकेशन के बारे में फेयर एलोकेशन देता है। एबीसी, अंडर एबीसी जब हम ओवरहेड्स को एलोकेट करते हैं तो फेयर एलोकेशन होती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब हम बेसिकली ओवरहेड्स को एलोकेट करते हैं तो अनफेयर एलोकेशन होती है। तो चाहे वो अनफेयर हो या एबीसी के अंदर फेयर हो, हमें ये पता होना चाहिए टोटल ओवरहेड सेम रहते हैं। और हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की, और एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स इररेलेवेंट होंगे चाहे कंपनी एबीसी यूज करे या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करे। इससे अगर हम थोड़ा सा आगे चलते तो प्लीज समझिएगा। जब हम बेसिकली इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि हम सिर्फ रेलेवेंट कैश फ्लोज पे काम करेंगे, हम इररेलेवेंट कैश फ्लोज पे काम नहीं करते। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं रेलेवेंट कैश फ्लोज के। अब इससे अगर जरा सा आगे चलते हैं तो कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो बेसिकली कैश फ्लोज भी दो तरह के होते हैं। अब रेलेवेंट इरेलेवेंट से थोड़ा आगे चलते हैं। एक हमारे पास होता है रियल कैश फ्लो, एक और होता है दैट इज नॉमिनल कैश। नॉमिनल कैश फ्लो को मनी कैश फ्लो और मॉनेटरी कैश फ्लो भी कहते हैं। रियल कैश फ्लो का मतलब होता है विदाउट इन्फ्लेशन। नॉमिनल मनी या मॉनेटरी कैश फ्लो का मतलब होता है विद इन्फ्लेशन। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके रियल कैश फ्लोस हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रियल होना चाहिए। अगर आपके रियल कैश फ्लोस है देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल मस्ट बी रियल। अगर आपके नॉमिनल कैश फ्लोस है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नॉमिनल होना चाहिए। अब जो चीज हमने सीखनी है, हमने सबसे पहले ये सीखना है हाउ टू कन्वर्ट रियल कैश फ्लोस टू नॉमिनल कैश फ्लोस। फिर बेटा हम ये सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर बेटा ये भी सीख रहे होंगे हाउ टू कन्वर्ट नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
और ये भी सीखेंगे इंशाल्लाह, हाउ टू कन्वर्ट नॉमिनल कैश फ्लोज टू रियल कैश फ्लोज। और इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे, व्हेन एक्चुअली डू वी नीड टू कन्वर्ट रियल कैश फ्लोज टू नॉमिनल, उसकी लॉजिक क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। तो बेसिकली दोनों वेज के अंदर आपने कन्वर्जन सीखनी है, रियल टू नॉमिनल, नॉमिनल टू रियल। ये कैश फ्लोज के लिए भी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए भी है। तो आज पहली क्लास है, हम पहली क्लास को यहीं पे रोकते हैं, और ये जो अगला हमारी रिवीजन क्लास शुरू होगी तो उसको हम बेसिकली इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इन 4 पॉइंट्स। पहली क्लास है, आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह मजीद बच्चे भी रिवीजन क्लासेस अटेंड करना शुरू कर देंगे। इवन दो जिस बच्चे की भी रिवीजन क्लास मिस होती है उसको रिकॉर्डिंग तो मिल जाती, बट ऑब्वियसली आई विल अप्रिशिएट के यार लोग लाइव रिवीजन क्लासेस को प्रॉपरली अटेंड करें, तो उसका बेनिफिट ही अलग होता है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जो अगली इसकी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम उस पर आएंगे। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, प्लीज आपने जो फोकस करना है, देखिए आपकी जो अपनी पढ़ाई की स्पीड होगी, अपनी पढ़ाई की स्पीड को आपने मैनेज करना है, जो प्री रिकॉर्डेड हमारे लेक्चर्स हैं उसको सामने रखते हुए। रिवीजन क्लासेस को सामने रखते हुए आप अपनी पेस को मैनेज नहीं करेंगे। रिवीजन क्लासेस के अंदर हम एंटायर कोर्स जरूर रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपने जो फॉलो करना है अपना स्टडी प्लानर, वो जो प्री रिकॉर्ड लेक्चर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली करना है। और प्री रिकॉर्ड लेक्चर भी हमारे बड़े सिंपल हैं, आपको पता है 28 लेक्चर्स के अंदर पूरा कोर्स हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना लंबा कहानी भी नहीं है, लेकिन एक लेक्चर अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स पे चल, 2 आवर्स तो नहीं कह लें, थोड़ा सा कम कह लें। और अगर स्टूडेंट स्पीड बढ़ा के देखता है तो फिर वो जाहिर सी बात है 2 आवर्स से कम का एक लेक्चर होता है, तो 28 लेक्चर्स में पूरा कोर्स हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लेक्चर नंबर 29 से इट गोज टिल 96, वो सारे प्रैक्टिस वीडियोस हैं। प्रैक्टिस वीडियोस का टाइम पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स है। बाकी आपको पता है व्हाट्सएप का ग्रुप अवेलेबल है, सारी सपोर्ट अवेलेबल है, नो इशू एट ऑल। रिवीजन क्लासेस P5 तो है ही नहीं, एग्जाम में ही नहीं P5 का तो। ACC में P5 तो हटी है, P5 की जगह तो बेसिकली PM आ गया। तो चले जी, हम इसमें भी APM आ गया। पहले P5 होता था, अब APM है। तो बेटा हम यहीं से नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह शुरू करते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।